हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। और ये एक ऐसा समय है कि जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, क्योंकि आपको हर एक जगह पे सोशियोलॉजी की वैकेंसीज आई हुई हैं जिसको कि आप फेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट बीपीएससी और झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और आपका रात के 8 बजे जो क्लास होती है उसमें हम लोग कवर करते हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनका तो आपका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट हो चुका है। और जो स्टूडेंट नोट्स परचेस करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके परचेस कर सकते हैं। क्योंकि कल बहुत सारों का मैसेज आया था कि कैसे नोट्स लेना है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स नोट्स को परचेस करते हैं उनके लिए मैं एक, आप बोल सकते हैं, एक फ्री आपको ट्रीट देती हूँ कि टेलीग्राम पे हम लोग शाम के 7 बजे आपका क्यूज होता है। टॉपिक वाइज यूनिट वाइज होता है। ऐसे तो टॉपिक वाइज क्यूज हो रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी यूनिट वाइज हो रहा है। तो यूनिट 5 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आपको 1 डे अल्टरनेट करके लिया जाता है, एक दिन का टाइम दिया जाता है ताकि आप उस नोट्स को पूरे अच्छे से कवर कर सको। और फिर आपका मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे टेस्ट होता है। जब यूनिट वाइज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर डेली हम लोग का टेस्ट होगा, जिसमें फिर से हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट को कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स नोट्स को परचेस करते हैं उनको मैं टेलीग्राम का लिंक फ्री में ही प्रोवाइड कर देती हूँ। और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कल भी न्यूज़ देख लिया होगा कि बिहार स्टेट का जो है वो एग्ज़ाम का डेट जो है वो अनाउंस हो चुका है। पेपर 1 का एग्ज़ाम आपका 18 मई से ही स्टार्ट हो जाएगा। और पेपर 2 के लिए जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको 11 जून के बाद आपका किसी भी डेट को एग्ज़ाम हो सकता है। तो अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और ये तो आपका रिवीजन क्लास चल रहा है जिसमें कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग क्या देखेंगे, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियों को देखेंगे कि समाजशास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से थ्योरीज आते हैं। जैसे प्रकार्यात्मक हो गया, मिडिल रेंज थ्योरी हो गया, संघर्षवाद हो गया। तो किसने क्या बोला है, कौन से थिंकर्स इसके अंतर्गत आते हैं, उन सभी को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। इसलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत, जिसको कि मिडिल रेंज थ्योरी बोला जाता है। तो इसके जो प्रणेता कौन है, तो इसके प्रणेता हो जाएंगे आपके R.K. मर्टन। कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएंगे। और समाज विज्ञानों में सर्वप्रथम T.H. मार्शल ने 1946 में लंदन विश्वविद्यालय में डीन के पद पर रहते हुए उन्होंने जब अपना पद ग्रहण किया था, उसके उद्बोधन के बाद उन्होंने बाद में इसी चीज़ को R.K. मर्टन जी जो हैं वो मिडिल रेंज थ्योरी को अपनाते हैं। मिडिल रेंज थ्योरी का क्लास ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, आप लोग उसको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है, तो आपका R.K. मर्टन। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, R.K. मर्टन जी का है मिडिल रेंज थ्योरी। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद। प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार की बात कौन करते हैं, तो R.K. मर्टन प्रकट प्रकार या प्रगट प्रकार, अप्रकट प्रकार की अवधारणा को वे प्रस्तुत करते हैं। वे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने प्रकार एवं दुष्प्रकार के बीच अंतर स्पष्ट किया। प्रकट प्रकार वे दृष्टिगोचर परिणाम है जो व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं तथा व्यवस्था में सहयोग देने वालों के द्वारा वह प्रकार मान्य तथा अभिष्ट होता है। अप्रकट प्रकार वे है जो ना तो मान्य होते हैं और ना ही अभिष्ट होते हैं। अभिष्ट मतलब हो गया कि जिसको कि ऐसा नहीं है कि हम उसको मान सकें, एकदम ऐसा नहीं कि इसको मानना ही है, ठीक है। प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार के बीच जो अंतर है वो कौन करते हैं, R.K. मर्टन जी करते हैं। इसके लिए वे न्यू मैक्सिको के जो होपी इंडियंस हैं इसके बीच जाते हैं। वहाँ का जो वर्षा नृत्य या डांस, जो रेन डांस है, उसका वो उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है, तो R.K. मर्टन जी के द्वारा। वही रिपीटेड क्वेश्चन है आपका।
फिर नेक्स्ट है कि वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो उसको प्रकार्य बोला जाता है। प्रकार्यवाद के समर्थक कौन है? मर्टन जी। इन्होंने प्रकार्य को परिभाषित करते हुए बताया है कि वे प्रकार्य जो दृष्टिगोचर परिणाम लाते, जिसको कि हम अपने आंख से देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ करने से हमें ये परिणाम मिला है, ठीक है, जो व्यवस्था विशेष के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं, ठीक है। दुष्प्रकार वे अवलोकित परिणाम होते हैं जो कि व्यवस्था या अनुकूलन का जो सामंजस्य नहीं बना पाते, तो नाम से ही पता चल रहा है। मर्टन पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने प्रकार एवं दुष्प्रकार के बीच अंतर स्पष्ट किया था। आधुनिक समाज की अगर बात की जाए तो सिर्फ एकता ही नहीं बल्कि बिखराव की भी प्रकृति पाई जाती है। क्योंकि मर्टन जी आधुनिक समाज में उन दोनों प्रवृत्तियों को वे देखे थे, इसलिए प्रकार एवं दुष्प्रकार का विस्तार से एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। मर्टन ने प्रकार के 5 प्रचलित अर्थों की चर्चा की है, जो इस प्रकार है। प्रकार सार्वजनिक उत्सव का सम्मेलन के अर्थ में, प्रकार जो है वो एक व्यवस्था के रूप में, प्रकार हम उसको कह सकते हैं जो कि सामाजिक पद पर जो व्यक्ति आसन है वो आसन अपना सामाजिक पद पर रहते हुए कौन कौन से वो क्रियाकलाप को कर रहा है, कौन कौन से भूमिका को अदा कर रहा है, ये गणित शास्त्रीय अर्थ में, ठीक है। फिर व्यवस्था बनाए रखने में सहायक प्राणी शास्त्रीय या सामाजिक कार्य प्रणाली के अर्थ में भी हम प्रकार को समझ सकते हैं। मर्टन ने प्रकार को आत्मगत अनुभवों के रूप में समझना गलत माना है। उनके अनुसार दृष्टिगोचर वस्तुगत परिणाम ही क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। और मर्टन ने प्रकार के 2 मौलिक अर्थ बताए हैं। क्या क्या है कि एक जैव व्यवस्था के संदर्भ में प्रकार है और एक जैव व्यवस्था के अंतर्गत किसी लक्ष्य, उद्देश्य आदि के परिणामों के अर्थ में प्रकार है। जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ हमें महत्वपूर्ण है, हमको हेल्प कर रही है, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्रकार के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके लिए आपका धर्म भी हो सकता है, आपका शिक्षा भी हो सकता है, आपका विवाह, जो भी आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रकार ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़े हुए हैं? तो हम लोगों ने देखा R.K. मर्टन जी जो है वो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि वो व्यवस्था जो अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखता है उसको क्या बोला जाता है? प्रकार्य बोला जाता है। और जो अनुकूलन नहीं बना कर रखेगा उसको क्या बोला जाएगा? अकार्य बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई है? तो मेलिनोवस्की जी के द्वारा दी गई है। उनका जो प्रकारवादी विचारधारा का जो विकास है यह अनुभवपरक वास्तविकता के आधार पर किया है। उन्होंने जनजातीय समाजों का सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में अध्ययन कर संस्कृति के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण उसके प्रकारों के आधार पर किया है। ऐसा उनकी जो पुस्तक है एरोगनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक में देखा जाता है। ये पुस्तक किसकी है? तो मेलिनोवस्की जी के है। उन्होंने जनजातीय संस्कृति को समझने के लिए जिस विशिष्ट दृष्टिकोण को विकसित किया है उसे हम आवश्यकताओं का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ नीड्स कहते हैं। इसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में की है। ये पुस्तक किसकी है? तो मेलिनोवस्की जी की है। उनके अनुसार आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती, एक तो व्यक्तिगत एवं एक सामाजिक। मेलिनोवस्की ने व्यक्तिगत आवेग को व्यक्तिगत तथा सामूहिक अस्तित्व की अवधारणा से जोड़कर आवश्यकताओं को 3 भागों में बांटा है। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? मूल, व्युत्पन्न एवं संबंधी आवश्यकताएं। मूल आवश्यकताएं वे हैं जो व्यक्ति एवं समूह के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं। मूल आवश्यकताओं के अंतर्गत आपका प्रजनन, शारीरिक सुख, सुरक्षा, गतिशीलता, मानसिक विकास, स्वास्थ्य, ये सब आपका जो होता है मूल आवश्यकताएं हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाएंगी। सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत आपका भोजन की आपूर्ति, आपका जो नातेदारी रिश्ता है, आश्रय व्यवस्था, संरक्षण की जो गतिविधियां है, प्रशिक्षण, स्वच्छता, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और जो मूल आवश्यकता होता है वो निर्धारक तत्वों का पहला स्तर भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने ट्रोबियन आइलैंडर का प्रकारवादी पद्धति से अध्ययन किया है? ट्रोबियन आइलैंडर्स का प्रकारवादी अध्ययन किसने किया है? तो मेलिनोवस्की जी ने किया है। मेलिनोवस्की
कि जिन अपनी आवश्यकताओं के सिद्धांत के माध्यम से संस्कृति को क्या माना है, एक डायनामिक व्यवस्था के रूप में माना है। संस्कृति की व्याख्या करते हुए बताते हैं जो प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है, इसके आधार पर ही उन्होंने ट्रोबियंड आइलैंडर्स समूह में जो निर्जातीय विवरण था उसका संकलन एवं विश्लेषण व्यवस्थित ढंग से किया। उनके प्रकार्यात्मक विश्लेषण को सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि के विषय के रूप में देख सकते हैं। मेलिनोवस्की ने प्रकार्यवाद को एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में विकसित ही नहीं किया, पर वह पहले मानवशास्त्री थे जिसने प्रकार्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिति पर विचार का पक्षधर है, तो वो कौन हो जाएगा, प्रकार्यवाद हो जाएगा। प्रकार्यवादी चिंतन का सबसे बड़ा दोष यह है कि व्यवस्था की अवधारणा में स्थिरता का भाव अधिक झलकता है। इससे सामाजिक परिवर्तन जो होता है उसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं होती। प्रकार्यवाद की आलोचना इस आधार पर की जाती है। देखिए सब कोई तो इसका अच्छा बात बोल रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इसकी आलोचना करे, तो इसकी आलोचना करते हुए बताते हैं कि यह सामाजिक व्यवस्था के उस पहलू पर आवश्यकता से अधिक जोड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप स्थिरता एवं निरंतरता जो है वो बनी रहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि धर्म, तो धर्म में बोला जाएगा कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अब उसको बोल रहा है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रकार है, तो अब उसको इम्पोर्टेंट बनाए रखने के लिए तो उस धर्म को, उस जो धर्म के अंतर्गत जो भी चीज़ है उसको तो हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे जाति व्यवस्था है उसको वो भी प्रकार है, तो उसके अंतर्गत उसका जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि स्थिरता और निरंतरता इसमें बनी रहती है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्री का संबंध प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, तो किसका है, आर.के. मर्टन जी का उसका संबंध जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से उस समाजशास्त्री को चिन्हित कीजिए जो प्रकार्यवाद सिद्धांत के समर्थक है। तो प्रकार्यवाद सिद्धांत के समर्थक कौन है, तो एम.एन. श्रीनिवास है। प्रकार्यवाद सिद्धांत के वे समर्थक है। उन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोक्स ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक में ब्रिटिश समाज मानव विज्ञान में प्रभावी संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को वो प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है कि सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए निम्न में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम को नहीं अपनाता है, तो इसको कौन नहीं अपनाता है, तो जर्गन हबरमास जो है वो मार्क्सवादी अब उपागम को अपनाते हैं, वो नव मार्क्सवादी विचारधारा को स्थापित करते हैं, जबकि जे अलेक्जेंडर, किंग्सले डेविस, आर.के. मर्टन ये सब सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए प्रकार्यात्मक को अपनाते हैं। सिर्फ जो हेबरमास है वो संघर्षवादी नव मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन प्रकार्यवादी सिद्धांत से संबंध नहीं है। ठीक है, तो मेलिनोवस्की है, स्पेंसर है, ब्राउन है, पी.वी. यंग जो है ये प्रकार्यवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है किसका, तो ये अव्यक्त प्रकार का उदाहरण है। तो समझते हैं कि प्रदर्शनात्मक उपभोग क्या होता है। ठीक है, तो ये जो अवधारणा है ये टी वेबलम जी के द्वारा प्रस्तुत की गई है और उन्होंने प्रदर्शनात्मक उपभोग को अव्यक्त प्रकार कहा, यानी लेटेंट फंक्शन के रूप में व्यक्त किया है। जो लेटेंट फंक्शन होता है वो ना तो इच्छित होता है ना ही मान्य होता है। जब विलासी वर्ग अपने धन को आवश्यक उपभोग के माध्यम से सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वो आवश्यक नहीं, फिर भी वो प्रदर्शन या दिखावे के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, जो धनी वर्ग है वो कुछ ऐसा दिखावा करते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा करना है, लेकिन फिर भी जो ये करते हैं तो वो ही क्या हो जाता है, अव्यक्त प्रकार या लेटेंट फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथन चुनिए कि गलत कथन कौन सा है। तो आप कथन को पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो प्रकार्यवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं, ये गलत कथन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में अद्यतन सिद्धांत कौन सा है, सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है, तो प्रकार्यवाद है। ठीक है, अगस्त कॉम जी जो हैं जिनका जन्म 1798 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1857 में हुई थी, वे प्रत्यक्षवाद को व्यवस्थित प्रतिपादन मानते हैं। उनकी जो प्रख्यात पुस्तक थी कोर्स दी फिलोसफी पॉजिटिव, इसकी जब उन्होंने रचना की और उसके बाद फिर जो गोपाल यादव थे उनकी जो पुस्तक थी समाजशास्त्रीय संदर्श पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी में लिखा कि प्रकार्यवाद मूलतः पॉलिश मानवशास्त्री
बी मेलिनोवस्की जी के द्वारा 1926 में अपनी उनकी जो एंथ्रोपोलॉजी थी इसमें उन्होंने मानव शास्त्रीय तथ्यों के रूप में इस विशिष्ट पद्धति को नाम दिया था। दुर्खेम जी ने अपनी जो उन पुस्तक थी, उनकी जो रचना थी द सुसाइड का प्रकाशन 1897 में किया। इसमें उन्होंने आत्महत्या के 3 प्रकारों के बारे में बात करते हैं। जो सामाजिक उद्विकास है इसकी चर्चा मॉर्गन महोदय 1877 में करते हैं। इसमें वे आदिम एवं सभ्य समाजों के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर 1882 में डार्विन के सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्र की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो ये सभी क्या है, समाजशास्त्र के अद्यतन सिद्धांत के अंतर्गत, प्रकारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आपका आएगा। या तो हम कह सकते हैं कि सब समाजशास्त्र में जो अद्यतन सिद्धांत है वो क्या है, प्रकारवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। सामाजिक व्यवस्था की बात किसमें की जाती है, तो प्रकार्यात्मक में की जाती है। सामाजिक व्यवस्था एक प्रकार की एकता होती है जिसे रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्यात्मक एकता का नाम दिया है। इसका तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी अंग समरसता एवं अनुकूलता के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो है नव प्रकार्यवाद। नव प्रकार्यवाद के समर्थक कौन है, तो जे अलेक्जेंडर जी हैं। ठीक है, अमेरिका में जे अलेक्जेंडर, जर्मनी में निकोलस लुहमन और ब्रिटेन में मार्क्सवाद को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने वाले कोहेन जी ने एक नई अवधारणा को प्रस्तुत किया और वो अवधारणा क्या थी, नव प्रकार्यवाद थी। अलेक्जेंडर ने स्पष्ट करते हुए बताया कि सामाजिक घटनाओं की व्याख्या यह एक उपागम है जिसमें सामाजिक जीवन के उपेक्षित पक्षों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। अलेक्जेंडर ने गणना नव वामपंथी मार्क्सवादियों और नव प्रकारवादी दोनों की ही बात करते हैं और दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है कि सिर्फ आपको नव प्रकार्यवाद अलेक्जेंडर, ठीक है, इसको ऐसे आपको याद, नव प्रकार्यवाद अलेक्जेंडर, उतना आप डिटेल्स में नहीं भी याद रखिएगा, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत पीटर ब्लाउ। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत पीटर ब्लाउ। आधुनिक विनिमय सिद्धांत का जो विकास का श्रेय है ये समानतः थ्रीबाउ और केली और होमांस को दिया जाता है। उन्होंने विनिमय सिद्धांत पर बहुत कुछ मात्रा में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर के विचारों की छाप अंकित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि होमांस के विनिमय सिद्धांत का जो जन्म है वो समाजशास्त्र के भीम कहे जाने वाले पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। होमांस के अतिरिक्त विनिमय सिद्धांत के प्रति पीटर ब्लाउ का योगदान भी महत्वपूर्ण है। ब्लाउ का विनिमय सिद्धांत होमांस से भिन्न है। होमांस का जो सिद्धांत है वो मनोवैज्ञानिक निर्धारणवाद से प्रभावित है, जबकि ब्लाउ जो है वो विनिमय के संरचनात्मक पक्ष को उजागर करते हैं। नेक्स्ट है कि किसने विनिमय सिद्धांत दिया है, तो जॉर्ज होमांस ने। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, विनिमय सिद्धांत का जो अध्ययन है उसका केंद्र बिंदु कौन है, तो उसका केंद्र बिंदु कौन है, व्यक्ति को बोला जाता है। विनिमय सिद्धांत एक लाभ केंद्रित दृष्टिकोण या उपागम है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया को इस प्रकार से नियोजित किया जाता है ताकि अंतःक्रिया के जो सहभागी दोनों पक्षों को पुरस्कार के विनिमय के द्वारा अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके। दूसरों को लाभ पहुंचाकर उसके बदले में स्वयं को लाभान्वित होने की जो आशा है वही क्या हो जाती है, विनिमय सिद्धांत की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे सोसाइटी का जो प्राचीन रूप था उसमें क्या होता था कि एक जाति को अपना सेवा प्रदान करता था। कोई इसका हेल्प किया तो कोई इसका, उसके बदले उसको वो चीज़ वस्तु दी गई, उसके बदले ये वस्तु दी गई। तो इस प्रकार का जो सामाजिक विनिमय था वो हमारे समाज में महत्वपूर्ण था। तो दोनों ही सोचता था कि हाँ हमको ये चीज़ का लाभ हो गया, वो भी बोलता था अच्छा मुझे भी ये चीज़ का लाभ हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, मार्शल मास पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष 1925 में उनका जो लेख था द गिफ्ट किसका है, मार्शल मॉस का है, इस ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने जनजातीय समाजों में उपहार के जो लेन देन का जो समारोह होता है उसका वो विश्लेषण करते हैं। जैसे जो ट्यूबियन द्वीप समूह के जो लोग हैं वो उनमें कूला प्रथा प्रचलन है। अमेरिकी इंडियंस की पोर्टलेज की प्रथा है जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कूला विनिमय जो मेलिनोवस्की जी ने भी उसका अध्ययन किया था वो कहाँ पे, तो वो ट्रोबियन ट्रोबियन द्वीपवासियों के लोगों का है। और पोर्टलेज क्या है, तो ये भी एक प्रथा है। ये कहाँ पाई जाती है, तो अमेरिकी इंडियन में पाई जाती है। जैसे आपको बताया कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है,
तो ये सेवा के बदले सेवा होती है, सेवा के बदले वस्तु दिया जाता है, वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, जो ये सारा ही इसके अंतर्गत ये रूप आता है। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा से कौन जुड़े हुए हैं? जॉर्ज हर्बर्ट मीड जुड़े हुए हैं, ठीक है। द एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सोशल आइडेंटिटी का समाजीकरण का जो सिद्धांत है ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने प्रतिपादित किया है। इसके लिए उन्होंने स्व की उत्पत्ति की सामाजिक अंतःक्रियावादी व्याख्या प्रस्तुत की है। वे व्यक्ति के समाजीकरण में मीड ने समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करते हुए लिखा है कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही पता चलता है, इसी के द्वारा वो स्व की उत्पत्ति होती है। मैं व्यक्ति के जैविकीय पक्ष का अभिव्यक्ति, मैं मतलब मैं अपने बारे में क्या सोच रही है तो मेरे जैविकीय पक्ष है, लेकिन जब मैं जिस प्रकार का कार्य कर रही हूँ, जो सेवा कर रही हूँ समाज में या फिर जो भी काम कर रही हूँ, उससे समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, ठीक है, तो वो स्व की प्रवृत्ति हमारे अंतर्गत हमारे मनोभाव में उत्पन्न होती है। तो ये किसका कथन है कि स्व की एक आवश्यक विशेषता है कि इसका आत्मवाचक स्वभाव। तो ये किसका है? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है, ठीक है। क्वेश्चन है कि आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति कौन मानते हैं? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड मानते हैं। हर्बर्ट ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के रूप में जाने जाते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, कूले, थॉमस एवं हर्बर्ट ब्लूमर जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के प्रमुख जो प्रवर्तक एवं समर्थक रहे हैं। हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया कि व्यक्ति जब किसी के साथ अंतःक्रिया करता है तो वो हमेशा वो अपने और दूसरे व्यवहारों को जांचता और परखता रहता है और उस परिस्थिति में अपने जान समझ बूझ के अनुसार व्यवहार करता है। सामाजिक अंतःक्रिया के समय विभिन्न प्रकार के आचरण एवं प्रतीक या संकेत का आदान प्रदान होता है, जिससे व्यक्तियों की अंतःक्रिया प्रभावित होती है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ये जो शब्द है ये सर्वप्रथम 1937 में हर्बर्ट ब्लूमर ने प्रस्तुत किया था, इसलिए उनको भी जाना जाता है। और फिर कुछ लोगों ने इसे जॉर्ज हर्बर्ट मीड की भी देन बताया है और कुछ अन्य व्यक्तियों ने इसे शिकागो संप्रदाय के जो रॉबर्ट पार्क है उसके साथ भी इनका नाम जोड़ते हैं। तो मेनली हम कह सकते हैं जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है इससे कौन जुड़े हुए? तो हर्बर्ट ब्लूमर जुड़े हुए हैं। अगर ऑप्शन में आपका मीड ये सब दिया रहेगा तो उसको भी आपको टिक लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी होगा। नेक्स्ट है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है क्या होता है? सोचने की क्षमता और अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया कि व्यक्ति जब किसी के साथ अंतःक्रिया करता है तो हमेशा वो अपने और दूसरे के व्यवहारों को जांचता है, परखता रहता है और उस परिस्थिति में अपने समझ बूझ के अनुसार व्यवहार करता है। सामाजिक अंतःक्रिया के समय विभिन्न प्रकार के आचरण एवं प्रतीक या संकेतों का आदान प्रदान होता है, जिससे व्यक्तियों की अंतःक्रिया प्रभावित रहती है। जैसे जब दो प्रेमी प्रेमिकाएं पहली बार आपस में मिलते हैं तो उनकी पहली मुलाकात से ही एक दूसरे के साथ स्पष्ट नहीं होता है, फिर वो जब जैसे जैसे मिलते हैं वैसे वैसे उनके बीच जो रिलेशन बढ़ता है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक अंतःक्रिया वो पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा, तो यह कथन किसका है? तो गिस्ट महोदय जी का है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।